जीवन क्या है? सदियों से यह हर एक जीव मात्र की जिज्ञासा रही है। भारतीय दर्शन धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को ही मनुष्य जीवन के परम लक्ष्य मानते हैं और सूक्ष्म तौर पर देखें तो मनुष्य की सारी क्रियाएं इन चारों में ही समाहित है। आयुर्वेद के प्रधान ग्रंथ चरक संहिता में कहा गया है, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलम उत्तमम, यानी उत्तम आरोग्य ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के मूल हैं। तो चलिए इसी क्षण श्रेष्ठ आरोग्य को पाने के लिए जीवन यात्रा शुरू करें। चार्ल्स डार्विन की इवोल्यूशन थियरी यानी कि अमीबा से आदम तक के सफर की बात करें या तो फिर हिंदू धर्म में वर्णित दशावतार यानी कि मत्स्य अवतार से लेकर कल्कि अवतार तक की बात करें, निष्कर्ष यही है कि मनुष्य शरीर का निर्माण सूक्ष्म जीवों से शुरू हुई उत्क्रांति का अंतिम स्वरूप है। यह एक सनातन सत्य है कि सृष्टि के साथ ही रोगों की उत्पत्ति हुई है और सृष्टि के साथ ही उसका अंत होगा। रोगों से सदैव मुक्त रहना बहुत ही कठिन है। अनादिकाल से मानव ने रोगों को हराने के लिए संघर्ष एवं अनुसंधान जारी रखा और इन्हीं प्रयासों के परिणाम स्वरूप विभिन्न मेडिकल साइंस का जन्म हुआ। कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान पूरे विश्व में लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई। कोविड-19 संक्रमण ने मनुष्य जाति को मुख्य तौर पर दो विषयों पर गंभीरता से सोचने के लिए विवश कर दिया। पहला, अब केवल रोगों की चिकित्सा पर ही नहीं बल्कि रोगों की रोकथाम पर भी बल देना होगा। और दूसरा, बेहतर सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए स्थानीय, राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर मनुष्यों के साथ साथ पशु, पेड़ पौधे, कृषि, जलवायु एवं पर्यावरण के विभिन्न अंगों के संरक्षण और स्वास्थ्य रक्षा के लिए सक्रिय प्रयास करने होंगे। पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवों का जीवन अन्य जीवों के स्वास्थ्य पर निर्भर है और इस दिशा में कार्य करना यही है वन हेल्थ अप्रोच। वन हेल्थ शब्द का प्रयोग मॉडर्न पैथोलॉजी के जनक डॉक्टर रुडोल्फ विर्को ने 1856 में किया था। इन्होंने बहुत साफ साफ कहा था कि मनुष्य और पशुओं की चिकित्सा में कोई अंतर नहीं है। इस तथ्य को हमारे एंशिएंट साइंटिस्ट, हमारे ऋषि मुनि भली भांति जानते थे। इसलिए उन्होंने आज से कई हजारों साल पहले मनुष्य के साथ साथ सृष्टि के अन्य जीवों को होने वाले रोगों के निवारण हेतु अश्व आयुर्वेद, हस्त आयुर्वेद, वृक्ष आयुर्वेद जैसे ग्रंथों की भी रचना की, क्योंकि आयुर्वेद के अवतरण का मुख्य कारण अथ भूत दयाम प्रति यानी जीवों के प्रति करुणा थी। तो चलिए अब हम यह समझें कि आयुर्वेद के स्वास्थ्य सिद्धांतों को समझना इतना सरल क्यों है। आयुर्वेद के अनुसार सर्वद्रव्यम पांच भौतिकम अस्मिन् अर्थे, यानी पृथ्वी पर विद्यमान सजीव, निर्जीव सभी द्रव्यों की उत्पत्ति पंचमहाभूत से ही हुई है। इन पंचमहाभूतों से ही शरीर के मूल समान दोष, धातु, मल का निर्माण होता है। इन दोष धातुओं की समता ही स्वास्थ्य है और जब इनमें विषमता पैदा होती है तब शरीर रोगग्रस्त होता है। जब हम शरीर को रोग अवस्था में से स्वस्थ अवस्था में लाने का प्रयास करते हैं तब हम वास्तव में पंच महाभूतों की ही चिकित्सा करते हैं और यह सिद्धांत मनुष्य के साथ साथ अन्य जीव, पशु, पेड़ पौधे आदि पर एक समान तौर पर लागू होता है ना? बहुत सरल आयुर्वेद को समझना। मनुष्यों के संतुलित स्वास्थ्य के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है पशु स्वास्थ्य। ICMR के एक रिपोर्ट अनुसार 1973 से 1994 के बीच भारतीयों को होने वाली बीमारियों में से सर्वाधिक 64% बीमारियां जूनोटिक डिजीज़ यानी पशुओं में से मनुष्यों में आने वाली बीमारियां हैं। पूरे विश्व में पशुओं में से मनुष्यों में आने वाली करीबन 150 बीमारियों में से सर्वाधिक रोग भारत देश में पाए जाते हैं। इस वजह से भारत देश को जूनोटिक डिजीज़ का हॉटस्पॉट कहा जाता है। जीवन के आरंभिक काल से ही मानव और पशु के बीच गहरा संबंध होने की वजह से विश्व के प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद में भी पशु चिकित्सा के संदर्भ पाए जाते हैं। शालीहोत्र संहिता
ऐसी प्रथम संहिता है जिसमें पशुओं की प्रकृति, उनको होने वाले रोग, रोगों की चिकित्सा के लिए औषधि की सूची आदि उपलब्ध है। सहदेव द्वारा लिखे गए पशु आयुर्वेद में तो वमन विरेचन जैसे संशोधन कर्मों का भी वर्णन है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में पशु चिकित्सा में उपयुक्त अश्वगंधा, शल्यकी, हरिद्रा, नीम, त्रिफला, कालमेघ, निर्गुंडी, इंद्रवारुणी, मेथिका, बिल्व जैसे अनेक औषधि के संदर्भ मिलते हैं। सम्राट अशोक ने तो ईसा के पूर्व 1463 में आयुर्वेद के वेटनरी हॉस्पिटल्स बनाए थे। हारित संहिता के एक श्लोक में लिखा गया है, रक्षणीयम गजे पित्तम श्लेष्मा वाजिषु सर्वदा पवनोत्तम मनुष्याणाम प्रायो रक्षेत सर्वदा। अर्थात वैद्य को हमेशा हाथियों में पित्त की, घोड़ों में कफ की और मनुष्यों में वायु की रक्षा विशेष रूप से करनी चाहिए। आज भी खेती और पशुपालन ग्रामीण अर्थव्यवस्था की नींव हैं। साथ में मनुष्य के लिए उपयुक्त औषध निर्माण में पंचगव्य, अस्थि, मज्जा, मलमूत्र, वसा, रक्त, गुरोचन, श्रृंग जैसे एनिमल ओरिजिनेटेड ऑर्गन्स का उपयोग व्यापक तौर पर हो रहा है। ऐसी स्थिति में हमें पशु आयुर्वेद जैसी भारतीय चिकित्सा पद्धति को विज्ञान की मुख्य धारा में लाने का सुवर्ण अवसर मिला है। पशु आयुर्वेद को वैज्ञानिक ढांचे से अपनाकर हम पशुओं के जीवन स्तर को ऊंचाइयां दे पाएंगे और कोविड-19 या भविष्य में आने वाली संभावित जूनोटिक बीमारियों से मानव जाति का रक्षण कर पाएंगे। संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए दूसरा महत्वपूर्ण आयाम है आहार। भारत कृषि प्रधान राष्ट्र है। कृषि सिर्फ आय या रोजगार का साधन नहीं है। सभी जीवों का जीवन प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से खेती पर निर्भर है। आहार के तौर पर उपायों में लिए जाने वाले अनाज, दालें, सब्जियां, फल आदि न केवल हमारे शरीर को पोषण देती हैं, बल्कि उनमें चिकित्सकीय गुण भी होते हैं। आहार का सीधा संबंध हमारे मानसिक भावों से है। जैसा अन्न वैसा मन। आहार की इतनी महत्वपूर्ण भूमिका होने के बावजूद आज हमारी थाली में परोसा जा रहा अन्न सुरक्षित नहीं रहा। हमारा आहार मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मोटापा, कैंसर जैसे जीवन शैली आधारित रोगों का जनक बन चुका है। आहार की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध होने के बावजूद भी जब कुपोषण जनित व्याधियां होती हैं तो वे हमें आहार के निम्न पोषण स्तर का दिशा निर्देश देती हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स ने कई नए रोगों को जन्म दिया है। अब यह देखते हैं कि भारतीय कृषि परंपरा का अवमूल्यन होने का प्रधान कारण क्या है। किसानों ने अधिक उपज के लिए एवं पेड़ पौधों, फसलों को होने वाले रोगों के लिए जहरीली रसायनों से निर्मित फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का उपयोग शुरू किया। कुछ समय बाद इन फसलों की पोषण क्षमता और रोग प्रतिकारक शक्ति घटने लगी। साथ ही उस क्षेत्र की भूमि और जल भी प्रदूषित हुए। सॉइल हेल्थ खराब होने से उपज भी कम हो गई। इन सभी समस्याओं का समाधान कृषि आयुर्वेद एवं वृक्ष आयुर्वेद में है। ऋषि सूरपाल द्वारा रचित इस ग्रंथ में भूमि की शोधन विधि, भूमि के पंच महाभूतों के आधार पर वर्गीकरण, उत्तम बीज निर्माण, उत्तम खाद निर्माण, फसलों में होने वाले रोग और इनकी औषधीय चिकित्सा, पोषण युक्त स्वादिष्ट फलों को पाने की विधि, सुंदरता एवं जैविक विविधता के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बातें आदि महत्वपूर्ण विषयों को बहुत सरल तरीके से उल्लेखित किया गया है। ऋतु, दिशा, ग्रह एवं नक्षत्रों की स्थिति को ध्यान में रखकर खेती करना यह वृक्ष आयुर्वेद की देन है और यह देन पूरे विश्व के लिए है। वृक्ष आयुर्वेद हमारी ऋषि मुनियों की जिज्ञासा वृत्ति, कई वर्षों के सूक्ष्म निरीक्षण एवं वैज्ञानिक अभिगम के साथ किए गए प्रयोगों का परिणाम है। यह सिद्धांत आज भी शाश्वत है। अगर एंशिएंट एग्रीकल्चर मेथोडोलॉजी को देश की हेल्थ पॉलिसी में लागू किया जाए तो जीवन शैली आधारित रोगों की रोकथाम के लिए सरकार को होने वाले खर्च को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है और किसानों की आमदनी को दोगुना करने के केंद्र सरकार के लक्ष्य को भी पूरा किया जा सकता है।
खेती और पशुओं के बाद जल वह तीसरा महत्वपूर्ण आयाम है जो मनुष्य के सर्वांग स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। भारत सरकार के जारी किए गए आंकड़े हमें बताते हैं कि भारत देश की कुल आबादी में से 3,77,00,000 भारतीय दूषित जल के कारण रोगग्रस्त होते हैं। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे सिद्धांत के उदाहरण रूप पृथ्वी में और हमारे शरीर में सर्वाधिक मात्रा पानी की है। आयुर्वेद के दृष्टिकोण से पानी सिर्फ रासायनिक तौर पर H2O ही नहीं, स्वस्थ जीवन का अभिन्न अंग है। सबसे पहले आचार्य सुश्रुत ने जल शुद्धिकरण के उपायों को लिपिबद्ध किया। आयुर्वेद के विविध ग्रंथों में जल के शुद्धिकरण एवं मूल्यवर्धन के लिए कतक, गोमेद, बिजग्रंथि, शैवालमूल, मुक्ता, वस्त्र, शालमली, पाटला, स्फटिक, कपूर, नागकेसर, पुन्नाग, चंपक आदि औषधियों का प्रयोग किया गया है। पानी पीने के समय, मात्रा, पात्र, रोग आदि का भी वर्णन किया है। पानी आहार और औषध निर्माण के अलावा अनेक रोगों के अनुपान में उपयुक्त है। वर्तमान समय में जहाँ ज़्यादातर व्याधियाँ आम जनित हैं, ऐसी स्थिति में उष्णोदक आम पाचक के लिए सर्वश्रेष्ठ सिद्ध हुआ है। तो चलिए पानी को सर्वांग स्वास्थ्य प्राप्ति के लिए सिर्फ एक द्रव्य न मानकर सैद्धांतिक दृष्टिकोण से अपनाएं। जल की तरह वायु के बिना भी जीवन संभव नहीं है, या तो यूं कहिए हम हवा के समंदर में रहते हैं और यह हवा सभी जीवों को एक दूसरे के साथ जोड़ती है। जब सजीवों में रोग प्रतिकारक शक्ति का ह्रास होता है तो इस हवा में रहने वाले बैक्टीरिया, वायरस आदि उन पर हावी होकर रोग पैदा करते हैं। औद्योगिकरण और शहरीकरण वायु प्रदूषण के प्रमुख कारण हैं। ऐसी स्थिति में आयुर्वेद में वर्णित धूपन द्रव्य जैसे कि निम्ब, सरसप, गुगलू, कपूर, गोमोय, वचा, पुष्ट, तुलसी आदि से धूपन करके प्रदूषित वायु को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। न मानुषात् श्रेष्ठतरम ही लोके, अर्थात इस संसार में मनुष्य से श्रेष्ठ कोई जीव नहीं है। सदियों से अनेक देवी शक्तियों ने, ऋषि मुनियों ने, संतों ने, वैज्ञानिकों ने मनुष्य देह धारण करके इस पृथ्वी का निर्माण एवं पोषण किया है। स्वस्थ व्यक्तियों से ही परिपक्व समाज और समर्थ राष्ट्र का निर्माण होता है। क्योंकि मनुष्य भी इस चेतन जगत का अभिन्न अंग है, मनुष्यों का जीवन एवं आरोग्य अन्य जीवों के स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। इस जीवन चक्र को सदैव गतिमान रखा जा सके, इसी हेतु से तो आयुर्वेद का अवतरण हुआ था। तो चलिए हम ईश्वर से यह प्रार्थना करें कि आयुर्वेद जैसा जीवन विज्ञान अनंत वर्षों तक सृष्टि के सभी जीवों में प्राण शक्ति प्रदान करे और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग भवेत् की वैश्विक संकल्पना को सिद्ध करें।